नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया। आज हमारे साथ हैं एक MBBS डॉक्टर मनोज कुमार जी। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत, जो आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्रकार बंधु जी। सर से आज हम बात करते हैं कि सर एक MBBS डॉक्टर कैसे बने और इस फील्ड में आने की प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली। तो हमारा पहला प्रश्न यही सर से रहेगा, इस बात की शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर मनोज कुमार जी जी। वर्तमान में अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद के पद पर तैनात हूँ। जी जी। मैं इंटर करने के बाद, मेरे पिताजी अध्यापक थे, तो उनका ये निर्देश था जी कि आप किसी अच्छी जगह जाएं। जी। तो उन्होंने मेरे लिए चिकित्सा क्षेत्र का चुनाव किया कि आप इसकी तैयारी करें। जी जी। इंटर के बाद परिवार बहुत अच्छा जी फाइनेंशियली नहीं मजबूत था, इसलिए घर पे ही रह के पढ़ाई करनी पड़ी। जी जी। कोचिंग मैंने नहीं की है, जी। मेरे पिताजी ने ही मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे अच्छे अध्यापक मिले जिनकी देख रेख में मैंने CPMT की तैयारी करी। जी। और वर्ष 1994 में मेरा MBBS के लिए चयन हुआ और मैंने गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर से MBBS किया है, जो 94 से लेकर के 2000 तक एक वर्ष मेरा मतलब बैच लेट शुरू हुआ, तो जो 95 से शुरू हुआ, और 2000 में मैंने अपना MBBS पूर्ण किया। CPMT के लिए सर आपने क्या क्या तैयारी की और कुछ हमारे नए आने वाली यूथ को बता सकते हैं किस तरीके से तैयारी की जाती है? देखिए, मैंने तो काफ़ी समय हो गया, 30 वर्ष पूर्व MBBS किया है जी। एडमिशन लिया MBBS में, तो उस समय तो कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था जी। तो जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, MBBS, BDS सबकी संयुक्त परीक्षा हुआ करती थी। अभी तो नीट के थ्रू हो रहा है, तो हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी ये सारा चीज़ तैयारी करते थे जी जी। तो वही हमने भी किया है, उसके बाद सिलेक्शन हुआ। अच्छा सर, CPMT में आने के लिए जैसे बच्चे इंटर के तुरंत बाद आ सकते हैं या ग्रेजुएशन करना पड़ता है? नहीं, आप जब इंटर अपीयर हो तभी आप भर सकते हैं, बशर्ते कि 10th के बाद आ सकते हैं। हाँ, नहीं 10th के बाद नहीं, इंटर आप फाइनल एग्ज़ाम होने वाला हो जी। और उस अगर आपने एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट नहीं आया है, तब भी आप भर सकते हैं। तो सर MBBS डॉक्टर आप कौन सी सन में बने थे? मैंने पूर्ण किया 2000 में, सन 2000 में MBBS पूर्ण किया। ज्वाइनिंग सर आपकी पहले कहाँ हुई थी? मैं सबसे प्रथम ज्वाइनिंग मेरी 2008 में है, जनपद गोंडा में, जहाँ मैं 13 साल रहा। 13 साल के बाद मैं जनपद कन्नौज में स्थानांतरित होकर। अच्छा, EMO आप वहाँ पे रहे होंगे? मैं वहाँ अधीक्षक ही रहा। अधीक्षक वहाँ भी? खुशनसीबी ये थी कि ज्वाइन करने के 13 दिन के बाद मैं अधीक्षक बन गया था जी जी। और आने तक मैंने फिर जनपद स्तर पे भी काम किया, डिप्टी CMO के बहुत सारे चार्ज मैंने जनपद गोंडा में उस पर काम किया है। फिर मैं यहाँ करके कन्नौज में मेरा स्थानांतरण हुआ, तो मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कन्नौज में सर आपको कितना समय हो गया यहाँ पर आए हुए? मैं अगस्त 2021 में यहाँ पर ज्वाइन किया हूँ मेरे। सर MBBS डॉक्टर के रूप में आपकी प्रमुख भूमिका क्या होती है? सबसे देखिए, समाज के लिए जो है ऐसा एक नोबल प्रोफेशन है जी जी। चिकित्सक बनने के बाद आपका प्रथम कर्तव्य ही होता है कि जो समाज में बीमार लोग हैं, जो भी है, तो उसका दुख हरने का काम एक चिकित्सक का है जी। और सभी को यही करना भी चाहिए जी। प्रथम वरीयता हमें अपने जो भी मरीज हैं, जो भी जन सामान्य हैं, उनको देने का काम होता है। एक मेडिकल एथिक्स हम लोग को सिखाई भी जाती है, एक शपथ भी दिलाई जाती है जी जी कि आप जब क्षेत्र में जाएंगे तो जनता के लिए ज़रूर काम करेंगे। तो हम सभी लोग प्रयास करते हैं कि जनता की सेवा करें और उसके लिए प्रयासरत भी। जैसा सर मैंने सुना है, आप लोगों को सिखाया जाता है कि मरीजों से मित्रवत सामंजस्य बैठाया जाना चाहिए। तो मरीजों से आप कैसे मित्रवत व्यवहार बनाते हैं? देखिए, होता है कि कहते हैं कि डॉक्टर के पास जब मरीज जाए जी जी। तो उसकी बात करने के ढंग से ही मरीज का आधा दुख, आधा परेशानी खत्म होना चाहिए जी। तो जितना आप अच्छा व्यवहार करोगे तो मरीज आपसे जुड़ाव महसूस करता है जी। और जब वो जुड़ता है तो अपनी सारी बातें कहता है जी। बहुत सारी जगहों पे ऐसा है जहाँ पे आप मरीज को कम समय दिया जाता है तो वो अपनी पूरी बात ही नहीं बता पाते हैं जी। तो जब तक पूरी बात आप जानेंगे नहीं, एक चिकित्सक नहीं जानेगा, तो इलाज करना संभव नहीं होता है। कभी कभी मनोवैज्ञानिक चीज़ें होती हैं जो केवल आप उनको समझा करके, उनको मोटिवेट करके बहुत सारी परेशानियों से बचा सकते हैं और उनका इलाज कर सकते हैं जी। तो इसलिए बेहतर संबंध बनाना, एक चिकित्सक और मरीज का बेहतर संबंध पहली सीढ़ी होता है। उसको आधा तो आप अपने बात से ही ठीक करके भेज सकते हैं। अच्छा सर, जैसे आपके पास कभी कभी एक्सीडेंटल केस आते होंगे, PM वगैरह में भी आपकी ड्यूटी लगती होगी, तो सर आप अपने तनाव को कैसे दूर करते हैं? देखिए, उस समय फोकस होता है कि सामने एक ऐसी बॉडी होती है जिसके परिवार के लोग परेशान हैं। वो या तो मरीज के रूप में आया है, या मृत व्यक्ति हमारे सामने पोस्टमार्टम में पड़ा, या एक्सीडेंट होकर के आया, बहुत चोटिल है। तो सबसे पहले प्राइमरी फोकस यही होता है कि उसको कितनी जल्दी हम उपचार दे दें और उसकी जान बचाएं।
जी। तो उस समय तनाव हमारा अपने लिए नहीं होता है, तनाव इसलिए होता है कि उस बच्चे की, उस व्यक्ति की, बच्चे की या जो भी महिला है, उस मरीज है, उसकी हम जान कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। तनाव इसके लिए हो सकता है, बाकी अपने लिए कोई तनाव उस समय नहीं होता। अच्छा सर, जो नए बच्चे एमबीबीएस के प्रोफेशन में आना चाहते हैं या जो एमबीबीएस कर रहे हैं, आपके जूनियर हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, निरंतर प्रयास जी, सतत आपकी जो एक स्टेबिलिटी है जी, आप बिना रुके, बिना समझौता किए पढ़ाई करते रहें जी, चीज़ों को एक समयबद्ध रूप से करते रहें, पढ़ाई का एक नियमित जो रोस्टर है वो बनाएं जी। और कंसंट्रेटेड पढ़ाई करें। लगभग सर कितनी पढ़ाई करनी पड़ती होगी, कितने घंटे पढ़ना होगा अगर किसी को एमबीबीएस में आना है तैयारी? ये तो व्यक्ति के ऊपर विभिन्न, मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग है। तो ये उस समय तो 5 से 6 घंटे तो मिनिमम, कंसंट्रेटेड पढ़ाई 5 से 6 घंटे, जो कि 7-8 घंटे हो जाती है। और अभी बच्चे तो और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। लोग अब पहले एजुकेटेड कम हुआ करते थे, लोग कंपटीशन में ज़्यादा भाग नहीं लिया करते थे, लेकिन अब सब बच्चे पढ़ रहे हैं और अब कंपटीशन ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से मेहनत भी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा सर, जैसे जो नए युवा इस समय नशे की तरफ जा रहे हैं, तो नशा वगैरह करने लेते हैं, इनको कुछ संदेश देना चाहेंगे नशे से दूर रहने? भाई, नशे से तो जीवन बर्बाद ही होना है जी। एक आप मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से, तीनों रूप से आप परेशान हो जाते हैं। प्लस सोशल, सामाजिक रूप से भी आपको हे दृष्टि से देखा जाता है। तो कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता, अचानक कोई संगत से अक्सर लोग बिगड़ते हैं, तो ऐसी संगत से बचें, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ उठे बैठे। और मैं तो कहूँगा अपने सीनियर्स के साथ, मेरा हमेशा मानना, मैं अपने सीनियर्स के संगत में ही बैठा तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये नशा से बचने की भी एक जो, आप सीनियर्स के साथ बैठोगे तो अपने अनुभव, अगर मान लिया उन्होंने नशा किया भी होगा और छोड़ा होगा, तो अनुभव बताएंगे कि हाँ नहीं, ये गलत चीज़ है। तो अपने से अच्छे लोगों के बीच में बैठिए, हमेशा अपने को व्यस्त रखिए और अध्ययन कुछ ना कुछ करते रहिए। नौकरी पाने के बाद भी मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी किताबें पढूं, तो उससे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आप ऐसी बुराइयों से बचे रहें। अच्छा सर, आपके विषय में मुझे कुछ जानने को मिला दूर से कि आप पहले पत्रकारिता के भी प्रोफेशन में रहे हैं, तो ये कुछ नया उस तरफ के अनुभव बताइए। मैं जब इंटर में था जी, तो दैनिक जागरण में एक हमारे बड़े भाई थे, तो उनके साथ मिलकर के मैं थोड़े समय मैंने लेखन का काम किया है। जी जी। और न्यूज़ की एडिटिंग भी मैं करता था उस समय। जी। तो चूँकि पिताजी हमारे साहित्य के अध्यापक थे, तो उनके निर्देशन में मैं थोड़ा बहुत अच्छा लिखने का उसमें काम किया। और धन्यवाद जागरण की, उसकी वजह से मेरी जो है लेखन क्षमता थोड़ी अच्छी हो गई। जी सर। अच्छा सर, आप जैसे आगे चलकर आपको सीएमओ का एक चार्ज मिलता है, तो नशा मुक्त अभियान के लिए आपकी सबसे पहली क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, आप इस तरीके के अभियान चलाएंगे? जो माहौल बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है मोटिवेशन। एक लोगों को जागरूकता अगर नहीं होगी तो कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है, जागरूकता, 2 तरह के नशे भी हो रहे हैं इस समय। एक तो एक्टिव नशा है, दूसरा पैसिव, यानी कि नशा हम नहीं कर रहे हैं बट बगल वाला कोई कर रहा है, तो उससे भी हमारे उसको नुकसान प्रभाव पड़ता है। हाँ। जी। तो जागरूकता ही है जिसके कारण जिससे जो है नशा से मुक्ति पाई जा सकती, लोगों को बचाया जा सकता। तो एक कैंपेन मोड में छोटे छोटे नुक्कड़ समाए, छोटे छोटे रैलियां निकाल करके कि स्कूल में सबसे बड़े टारगेट जो होते हैं नशा के प्रमोशन के, वो स्कूल के आसपास लोगों ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। कि बच्चों को फिर वहाँ पे ट्रेनिंग देना, वहाँ पे उनको मोबिलाइज कराना, वहाँ पे उनको प्रचार प्रसार उनके बीच में करना, इससे भविष्य में आपका जो है आपका भविष्य खराब हो सकता है। तो प्रचार प्रसार पे ज़्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, तो इससे हम लोग आने वाली युवा पीढ़ी को बचा सकते हैं। अच्छा सर, एक एमओ जो अपना मेडिकल ऑफिसर होता है, उसको एमओआईसी बनने में कितना समय लगता होगा? देखिए, जो अभी तो चिकित्सक बहुत कम है, तो लेवल 1 के लोग भी एमओआईसी बना दिए जा रहे हैं। जी। अदरवाइज जो ये अधीक्षक की कुर्सी है लेवल 3 की है। लेवल 3 की कुर्सी? लेवल 3 की कुर्सी आपको कम से कम 11 साल की सर्विस के बाद। 11 साल की सर्विस के बाद एमओआईसी आप बन सकते हैं? हाँ, 11 साल। जो जो अधीक्षक का पद है वो लेवल 3 का पद है। तो हमारे सर्विस रूल्स के हिसाब से 11 साल की सर्विस के बाद आप लेवल 3। अच्छा सर, एमओआईसी के अधीनस्थ कितना स्टाफ रहता होगा लगभग? हर जगह वेरी करता है, मतलब जितनी पीएससीज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सीएससी का स्टाफ, तो लगभग मिलाकर के 60-70 स्टाफ। 60-70 लोग? बढ़िया, ठीक ठाक जिम्मेदारी रहती है। हाँ, एक जिम्मेदारी भरा पद है
ब्लॉक स्तर का समस्त जो स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम है वो, या कोई संचारी रोग है वो, या कोई अप्रिय घटना होती है या मेडिकल इमरजेंसी आती है, उस सबको हैंडल करने का दायित्व अधीक्षक। अच्छा सर, आप अपने स्टाफ के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं? देखिए, मैं तो प्रयास करता हूँ कि मोटिवेट करूँ मैं जी, क्योंकि ज़बरदस्ती काम कराने से आप थोड़े समय के लिए काम ले सकते हैं जी, लेकिन अगर आप उन्हें मोटिवेट कर लें जी, कि आपका रोल क्या है समाज के प्रति, जी, आपको समाज ने दिया है तो अब उसे समाज को लौटाना है। जी, तो स्वास्थ्य अगर सेवाएं हम बेहतर करेंगे तो लोगों को मतलब बेहतर जीवन जीने के लिए अच्छा माहौल मिल सकता है। तो मोटिवेट करके मैंने यहाँ जलालाबाद में ये किया भी है, सबको इंस्पायरेशन देते हुए सबको मैं स्वयं करता हूँ पहले, फिर मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि समय से आएँ, समय से अपनी ड्यूटी करें और जो भी सरकार हमको लक्ष्य दे रही है उन लक्ष्यों को प्राप्त करें। सर, इस समय सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं चल रही हैं स्वास्थ्य सेवा के हिसाब से जो आम जनमानस के लिए फ़ायदेमंद हों, कुछ बता सकते हैं एक दो योजनाएं जो इस समय चल रही? देखिए, सबसे बड़ी योजना इस समय सरकार आयुष्मान भारत योजना चला रही है, जी, जी, जिसमें सभी को 5 लाख रुपए तक के जो है चिकित्सा बीमा किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों को इस पे जो गरीब लोग हैं। आयुष्मान सर, ये कितने से कितने साल तक के लोगों का बन सकता है? अभी तो 70 साल के लोगों का भी बन रहा है, 60 साल के लोगों का भी बन रहा है जी। और जो लोग पहले से सूची में है, गरीब पात्रता की सूची में, अंत्योदय कार्ड जिनके पास है जी, जी, तो उनको जो है इसमें लाभान्वित किया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लाभ जनता को सीधे, उसमें किसी न समुदाय से किसी को मतलब है, न किसी वर्ग से मतलब है, सभी को इसका लाभ मिल रहा है। हाँ, और जो गरीब लोगों को इसका विशेष लाभ मिल रहा है कि जिनको पैसे के अभाव में इनका इलाज नहीं हो पा रहा था, अब उनके ऑपरेशन भी हो रहे हैं, उनका इलाज भी हो रहा है। और आप भारतवर्ष में कहीं जा करके, वो कार्ड की विशेषता ये है कि आप किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में जा करके, किसी भी जनपद में जा करके उस कार्ड पे आप अपना इलाज करा सकते हैं और आपको पैसा खर्च करने की आवश्यकता सर, गवर्नमेंट की प्राइवेट अस्पतालों में हो जाएगा इससे? हाँ, प्राइवेट भी अस्पताल इसमें जो सूचीबद्ध हैं, सूचीबद्ध अस्पताल में आप जा करके इलाज करा सकते हैं और आपको कोई पैसा नहीं देना, वही आपके कार्ड पे जो आपका बीमा राशि वो उससे कट जाएगा और आप अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ठीक है सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।